Hello, guys. How are you all? I hope you are all fit and fine at home. Friends, स्टैंडर्ड 12th एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सेकंड बुक जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, उसकी हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ की बेनिफिट मिल सके। ओके, सो फ्रेंड्स, यू ऑल नो ब्रिटिश इंडिया की जब इंडिपेंडेंस की बात आती है तो इसके अंदर 14th एंड 15th अगस्त जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 14th एंड 15th अगस्त 1947, इस दिन को दो डोमिनियंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आए थे। वन इज आर इंडिया एंड सेकंड इज पाकिस्तान। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ था, अनावरण हुआ था। एंड आपको देखने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंस की ईव पे उन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक स्पेशल स्पीच दी थी, एक स्पेशल सेशन लिया था। और उस स्पीच का नाम था ट्रीट विद डेस्टिनी। ट्रीट विद डेस्टिनी। अब ये जो ट्रीट विद डेस्टिनी है वो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिपेंडेंस की रात को स्पीच दी हुई थी। जब हम लोग देखता है कि इंडिया के मूवमेंट की बात आती है या जब भी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट की बात आती है तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ये जीत थी। और जितने भी लोग थे इंडिया के जिन्होंने एक्स या तो वाई तरीके से इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्ट लिया था, फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया था, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जैसा था। अब जब देखते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस की इवेंट को तो उसमें देखने को मिलता है कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे चैलेंज थी इंडिया के लिए वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करना। इंडिपेंडेंस तो मिल गई, बट अब किस तरीके से सरकार चलाई जाए, किस तरीके से जो पुअर लोग हैं या जो को जैसे लोग जिनको डिसएडवांटेजेस है सोशियली उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें इंडिपेंडेंस के साथ मिली थी। तो देखने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि नो डाउट इंडिया का जन्म तो हो गया, इंडिया को फ्रीडम तो मिल गई, बट ये जो फ्रीडम थी ना वो इजीली यहाँ पे शांत नहीं होने वाली थी। क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जब तक थे तब उन्होंने एक मस्त सिस्टम बना के रखी थी। अब इंडिया की बारी आई है तो इंडिया को डेमोक्रेसी के लिए मेंटेन करनी है, तो डेमोक्रेसी किस तरीके से मेंटेन की जाएगी, तो उसके सामने बड़ा क्वेश्चन। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि 1947 का जो एक पूरा का पूरा दौर है उसमें बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारा ट्रॉमा जो है वो पैदा होता है। द रीजन इज पार्टीशन, राइट। सो इंडिया की ये जो जर्नी थी वो बहुत ही इजी नहीं होने वाली थी। एंड हमारे लीडर्स को ये चीज़ पता थी। हमारे लीडर्स ऐसा नहीं मानते थे कि भाई इंडिपेंडेंस मिल गया तो बस देश चल जाएगा। उनको पता था कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे पास आने वाली है, राइट। सो आप ये फोटो में देख सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू है वो यहाँ पे 15th अगस्त 1947 के दिन रेड फोर्ट से जो है वो अपनी स्पीच दे रहे हैं। यू कैन सी हियर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपको हमारा तिरंगा देखने को मिलेगा एंड दिस इज द क्राउड, ठीक है, जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को सुनने आए हुए थे। सो अगेन जहाँ पे बात आती है नए नेशन की तो आपको देखने को मिलेगा कि उस दिन के न्यूज़पेपर में, राइट, ये आपको जानने को मिलेगा दैट यहाँ पे जो है द हिंदुस्तान टाइम्स, यू कैन सी हियर, एंड ऑफ 200 years ऑफ ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे ये किंग जॉर्ज सिक्स्थ है, यहाँ पे क्लेमेंट एटली है जो तब के टाइम पीरियड के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी लाइन लिखी हुई है, टू डोमिनियंस क्रिएटेड। टू डोमिनियंस यानी कि आपका एक इंडिया और एक है पाकिस्तान, राइट। आगे देखते हैं। अब इंडिया तो बन गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी तीन चैलेंजेस थी, ठीक है। सबसे बड़ी तीन चैलेंजेस थी इंडिया के सामने एज अ नेशन।
पहली ये थी, द फर्स्ट एंड मोस्ट immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of diversity in our society. फ्रेंड्स, आपको सबको पता ही होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो इंडिया के अंदर देयर वर 555 यानी कि 555 प्रिंसली स्टेट्स, मतलब कि 555 रजवाड़े इंडिया के अंदर थे एट द मोमेंट ऑफ 1940 15 अगस्त 1947। अब जब आप एक देश बनाने जा रहे हो तो सबसे पहली आपके पास ऐसी चैलेंज होती है कि आपको एक ऐसा कंट्री बनाना है कि जो कि यूनाइटेड भी हो, जो कि डाइवर्सिफाइड भी हो, जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ में लेके भी चले एंड खुशी से भी रहे। सो जहाँ तक राजा रजवाड़ाओं की बात आती है, 555 प्रिंसली स्टेट्स की, तो कोई भी राजा अपना राज्य देने के लिए रेडी नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले तो यही बड़ी बड़ी चैलेंज थी कि इन सब लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए, इंडिया को फॉर्म कैसे किया जाएगा, राइट। सो अगेन आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो साइज थी वो बहुत ही वास्ट थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक सब कॉन्टिनेंट जितनी साइज है इंडिया की। अब इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट की साइज में हर एक एरिया में, हर एक रीजन में यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिफाइड ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज रहती है। अब ये सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका अलग अलग कल्चर है, उनके अलग अलग रिलीजियंस है। इन सब को एक साथ कैसे लाया जाए, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि यहाँ पे 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन पार्टीशन होने वाला था। अब पार्टीशन में कौन कहाँ कैसे रहेगा ये भी कोई फिक्स नहीं था। सो अगेन दिस poses a serious threat, a serious challenge to the newly independent nation. सेकेंड चैलेंज आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेसी वाली सिनेरियो जो है, डेमोक्रेसी वाली सिस्टम जो है वो क्या करनी थी, एडप्ट करनी थी। अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है देयर वर मेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड ऑफ राइट टू एवरी सिटीजन, राइट टू वोट। हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स है, हर एक सिटीजन को यहाँ पे राइट टू वोट दिया गया है। तो राइट टू वोट क्यों दिया गया है, ताकि हम जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं। कौन सी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब क्या कि जितने भी, से फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग किसी एक इंसान को वोट देके उसे अपना नेता घोषित करेंगे। मतलब समझ लो कि अहमदाबाद से अमित शाह को सबने वोट दिया, तो अमित शाह विल रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ अहमदाबाद इन द पार्लियामेंट। समझ में आया, इसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वाराणसी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ एमपी, एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ वाराणसी, राइट। सो इस तरीके से आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे स्थापित करना था। एंड this feature ensures that the political competition would take place in democratic framework। मतलब क्या कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो उसमें कोई एक मेंबर ही हमेशा लीडर होगा ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने हिसाब से आएंगे फॉर इलेक्शन पर्पस। सो ये जो है पॉलिटिकल कंपटीशन आगे जाके बनने वाली थी, ये भी एक सीरियस थ्रेट था। इसके अलावा अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना भी बहुत अनिवार्य है। हम सबको इंडिपेंडेंस तो मिल गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द रूल ऑफ लॉ, राइट। तो लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। अगेन ये सारे चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी की बिल्डिंग में एक चैलेंजेस थे। थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि तीसरी एक बड़ी चैलेंज थी कि हर एक लोगों को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर एक लोगों को रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लासेस, देयर सेक्शंस, उन्हें जो है डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है उसमें भी
स्ट्रिक्टली ये चीज़ मेंशन की गई है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़। मतलब हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का पूरा प्रोविज़न है, हमारे यहाँ पे नेशनल कमीशंस बनाए गए हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हमारे यहाँ नेशनल कमीशंस है फॉर वुमेंस। इसके अलावा जब जब भी ज़रूरत पड़ी है ट्राइबल लोगों के इंश्योरिटी के लिए फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स्थ शेड्यूल है, जिसमें अंदर उनको स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। सो दिस इज द केस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने जो है वो यहाँ पे ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट अगर कल को जाके कोई रूल बनाती है तो वो किसी के भी राइट्स या तो किसी के भी जो यहाँ पे अधिकार है उनको हनन ना करे। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की, एंड दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके थ्रू जितने भी वेलफेयर गोल्स हैं जो एक गवर्नमेंट को इंश्योर करने होते हैं अपने राज्य की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए, वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किए हुए हैं। नाउ इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक और बड़ी चैलेंज देखने को मिलेगी, और वो चैलेंज है आपकी पार्टीशन। वो चैलेंज है आपका पार्टीशन। पार्टीशन इज द बिगेस्ट चैलेंज आपके नए डोमिनियंस को। अब पार्टीशंस को समझते हैं किस तरीके से हुआ। 14 एंड 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया में से दो चीजें बनने वाली थी, दो नेशंस बनने वाले थे, और वो दो नेशंस थे इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज थी उसमें से बनने वाला था। एंड जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनको ये ऑप्शन दिए जाने वाले थे कि आपको इंडिया के साथ रहना है तो इंडिया के साथ रहिए, पाकिस्तान के साथ रहना है तो पाकिस्तान के साथ रहिए। ये उनका पर्टिकुलर डिसीजन था। बाकी ब्रिटिश इंडिया को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, वन इज इंडिया एंड अदर इज पाकिस्तान। और इसके लिए बॉर्डर्स जो है उसको डीमार्केटेड करना पड़ेगा, बॉर्डर्स को डीमार्केटेड करना पड़ेगा। एंड हर एक कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर कितना एरिया आएगा, पाकिस्तान के अंदर कितना एरिया आएगा, ये चीज़ जो है यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। अब ये जो टू नेशन की थियरी है, टू नेशन यानी कि एक देश के दो भाग, दो हिस्से, मतलब कि दो नेशन बनाए जाए एक ही देश में से, वन इज पाकिस्तान वन इज इंडिया, वो जो है टू नेशन थियरी जो है किसने लाई थी, मुस्लिम लीग ने लाई थी। किसने लाई थी, मुस्लिम लीग ने लाई थी। अब मुस्लिम लीग जो है वो उनका ऐसा मानना था कि इंडिया सिर्फ एक लोगों से ही नहीं बना, बट इंडिया दो लोगों से बना है। मतलब कि मुस्लिम लीग जो है वो इंडिया को इंडियंस के घर के तरीके से नहीं देखते थे, वो ऐसा देखते थे कि इंडिया के अंदर हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। तो मुसलमानों के इंटरेस्ट को देखते हुए, मुसलमानों की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देखते हुए, दे आस्क फॉर अ सेपरेट स्टेट दैट इज फॉर पाकिस्तान। एंड इन सब के चक्कर में पाकिस्तान का जब टू नेशन थियरी आया मुस्लिम लीग का, तो कांग्रेस ने इसे सीरियसली अपोज किया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, भारत में के दो टुकड़े नहीं कर सकते, और हम पाकिस्तान को खारिज करते हैं। बट इन सब चीज़ों के चक्कर में 1940s के डिकेड में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसने पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको और स्ट्रांग बना दिया, एंड सम हाउ 1947 में उसका एग्जिस्टेंस भी आ गया। तो देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पूरी चली। अब ऐसा डिसाइड हुआ कि जो भारत का भूमि भाग भारत की तरीके से जाना जाता है, मतलब इंडिया की तरीके से पहचाना जाता है, उसके दो टुकड़े होंगे, वन इज इंडिया एंड वन इज पाकिस्तान। अब ये जो डिवीजन है वो पेनफुल ही नहीं है, बट डिफिकल्ट भी है कि कैसे किया जाए, एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन भी डिफिकल्ट है। सो इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। मतलब कि रिलीजियस मेजोरिटीज का जो फॉलो प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया जाएगा। मतलब समझ लो कि जिस हिस्से में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो कम्युनिटी उस कंट्री के साथ जोड़ी जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो एरिया जो है पाकिस्तान की तरफ गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से
पूरा का पूरा जो सेटअप है वो डिसाइड किया गया द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज पे। नाउ द आइडिया, मतलब प्रिंसिपल ये जो है रिलीजियस मेजोरिटी का, वो बहुत ही देखने में सिंपल लगता है कि भाई ये तो इजी है, इजीली हो जाएगा, बट उतना ही डिफिकल्ट है उसे का इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इंडिया के अंदर देखा जाए कि इस टाइम पीरियड में, मतलब कि 1947 में सिर्फ दो बेल्ट ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। अब ऐसे देखा जाए तो एक बेल्ट में मुस्लिम मेजोरिटी है, दूसरे बेल्ट में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एरिया में ही यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है, ऐसा नहीं था। इंडिया के हर एक पार्ट में मुस्लिम्स वेर देयर, इंडिया के हर एक पार्ट में हिंदूज वेर देयर। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रीजन को या एक पर्टिकुलर बेल्ट को हम लोग तो मुस्लिम मेजोरिटी या हिंदू मेजोरिटी कह दे, ये पॉसिबल नहीं था, राइट। बट स्टिल देयर वर डिसाइडेड दैट कि दो बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में। अब पाकिस्तान को तो यही चाहिए था कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी हो वहाँ पे पाकिस्तान हो। तो इंडिया के अंदर ऐसे दो रीजन्स थे, फर्स्ट इज इन वेस्ट एंड सेकंड इज इन ईस्ट। वेस्ट यानी कि आपका ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड सेकंड इज जो है आपका बंगाल, राइट। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, मतलब ये सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, फिर ये पंजाब वाला पूरा रीजन हो गया, तो वहाँ पे जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है वहां पे एक पाकिस्तान बनेगा, और दूसरा बंगाल के साइड एक पाकिस्तान बनेगा जो कि ईस्ट में रहेगा, मतलब कि दो पाकिस्तान होंगे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। अब ऐसे में जो है, जहां तक पाकिस्तान की मांग थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा कहते थे, मतलब मुस्लिम लीग ऐसा कहती थी कि भाई मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए। बट हर एक एरिया में ऐसा नहीं था, हर एक लोगों को जो है वो पाकिस्तान नहीं चाहिए था, जिसमें एक सबसे बड़े लीडर है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। और वो जो है आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो है लीडर थे, और उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, मतलब कि सरहद के गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने जो है इवेंचुअली ये टू नेशन की थियोरीज को अपोज किया था कि भाई भारत माँ के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, एंड इन्होंने सिंपली कहा था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को जो है वो पाकिस्तान में नहीं मर्ज करना चाहिए, पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। बट स्टिल, क्योंकि डिमांड बहुत तेज थी, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाता है, एंड उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब इसके साथ देयर इज वन मोर मेजर प्रॉब्लम, दैट इज टू of the Muslim majority province of British India, that is Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority। मतलब पंजाब और बंगाल कि जहाँ पे जो है मुस्लिम मेजोरिटी थी और साथ साथ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी थी। अब पंजाब एंड बंगाल का डिवीजन कैसे करें कि जहाँ पे इक्वल कम्युनिटीज, तो यहाँ पे जो है ऐसा फॉर्मूला लगाया गया कि पंजाब एंड बंगाल, जैसे इंडिया के दो टुकड़े हो रहे हैं वैसे पंजाब एंड बंगाल के भी दो दो टुकड़े होंगे। मतलब कि पंजाब में समझ लो कि वेस्टर्न पोर्शन में मुस्लिम्स ज़्यादा है, ईस्टर्न पोर्शन में हिंदूज ज़्यादा है, तो वेस्टर्न पोर्शन जाएगा पाकिस्तान के साथ। अब इस तरफ बंगाल में देखिए, बंगाल में वेस्टर्न साइड में हिंदू मेजोरिटी है और ईस्टर्न साइड में आपके मुस्लिम मेजोरिटी है। तो बंगाल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। और इस वजह से देखिए कि इंडिया के अंदर का जो बंगाल स्टेट है उसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है, खाली बंगाल नहीं कहा जाता, राइट। क्योंकि उसके दो पार्ट हुए थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया, ईस्ट बंगाल चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, राइट, जो कि आज का आपका बांग्लादेश है। सो अगेन ये जो पंजाब एंड बंगाल के जो पार्टीशन थे, दैट वाज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। वहाँ पे बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे एक्ट्स हुए जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम इज ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड। ठीक है, माइनॉरिटीज ऑन द बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स आर इन द एरियाज दैट वेर इन द पाकिस्तान एंड हैड an equally large number of Muslim on Indian side of Punjab and Bengal found themselves as trapped। मतलब जो एरिया इंडिया का पाकिस्तान बनने जा रहा था वहां पे जितने भी हिंदूज थे वो लोग, और यहाँ पे
पंजाब एंड बंगाल का जो एरिया पाकिस्तान बनने जा रहा था, वहां पे जो लोग मुस्लिम्स थे, वो लोग, ऐसे लोगों को जो है अपने कंट्री में, मतलब जो पूरा का पूरा पहले तो इंडिया ही था, तो अपने कंट्री में ट्रैप्ड जैसा फीलिंग हो रहा, मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं फंस गए हो ऐसा लगता था। हिंदूज को पाकिस्तान में फंस गए ऐसा लग रहा है, मुस्लिम्स को इंडिया में फंस गए ऐसा लग रहा है। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एक सेफ हेवन पे जाने चाहोगे। तो वैसे ही दोनों साइड के लोगों ने क्या किया, जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान में जाना सोच रही थी, और जो हिंदू थे माइनॉरिटीज वो इंडिया में आना सोच रहे थे। अब ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन, हिंदू लोग इंडिया में जा रहे हैं, मुस्लिम लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं। दोनों साइड से हर एक माइनॉरिटीज को अटैक किया गया, अटैक किया गया, मारा गया, रेप किया गया, राइट। और उसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा स्केल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। बोथ साइड लीडर्स ऐसा मानते थे कि ये बस एक टेम्पररी चीज़ है, जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। बट इन रियलिटी ये जल्दी सॉल्व नहीं हुई, एंड दैट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। एंड इसके अलावा बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ है, उनको मतलब फ्यू हावर्स की नोटिस पे कह दिया गया कि आपको ये देश खाली करना पड़ेगा। नाउ से फॉर एग्जांपल, आप रहते हो गुजरात में, आपको कहा जा रहा है कि समझ लो अभी सुबह के 10 बजे, और आपको नोटिस आती है कि 5 बजे तक आपको अपना देश छोड़ के चले जाना है, मतलब गुजरात छोड़ देना है। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि 4-5 घंटे में आप अपना पूरा घर समेट लो? आप गुजरात के समझ लो कि राजकोट में रहते हो, तो राजकोट से आपको पाकिस्तान जाना है, वो भी विदाउट एनी बस या ट्रेन जैसी सर्विसेज, क्योंकि वो सारी की सारी पैक जा रही थी, राइट। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि 4-5 घंटे में आप पूरा राजकोट, कच्छ वच्छ सब क्लियर करके आप पहुंच जाओ कहाँ पे? पाकिस्तान में। सीधी सी बात है, नॉट पॉसिबल। एंड अगर आप निकल भी लिए, तो भी रास्ते में आपके साथ अटैक हो सकता है, आपको आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपके ऊपर लूटे हो सकती है, आपको मारा भी जा सकता है, राइट। एनीथिंग कुड बी हैपन। सो बहुत ही सीवियर सिचुएशन थी तब के टाइम पीरियड में। और उसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं क्या हुआ। इन द ईयर 1947 was the year one of the largest, most abrupt and unplanned tragic transfer of population that human history has known। ठीक है, 1947 में ऐसा ह्यूमन माइग्रेशन हुआ जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो है अपना तहलका मचा दिया। There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. Cities like Lahore, अमृतसर एंड कलकत्ता बिकम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स अवॉइड टू गो इनटू द एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड, एंड सिमिलरली द हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस। सो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि जो लोग माइनॉरिटीज थे, उनको फोर्स किया गया कि आप बॉर्डर एंड अपने घर छोड़ के दूसरी तरफ चले जाइए, हमारे देश में मत रहिए। लोगों को बहुत सारे सफरिंग्स हुए, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में भी रहना पड़ा। रेफ्यूजी कैंप्स में भी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। बहुत बारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस जो है वो उनको पकड़ पकड़ के अपने देश में फेंक देती थी। प्लस जब वो ट्रैवल करते थे तो दोनों साइड पे ऐसा होता था कि उनको मारा जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था, उनके साथ आपको देखने को मिलेगा कि अटैक किया जाता था, ये सारी चीज़ें भी होती थी। एंड बहुत सारी वुमेन्स को जो है यहाँ पे अनविलफुली जो है टॉर्चर किया गया। दोनों साइड, सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड ये चला। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है कन्वर्जन के लिए भी फोर्स किया गया। मतलब अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, मुस्लिम नहीं बनोगे तो आपको मार दिए जाओगे, ये सब चीज़ें भी चली। इसके अलावा फोर्स्ड मैरिज भी हुए, मतलब कि यहाँ पे अगर आपको भारत में रहना है तो आपको हिंदू रहना पड़ेगा, या आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। इस तरीके से पूरे के पूरे जो फोर्सेस थे वो चले। इसके अलावा जहाँ पे
फैमिली की ऑनर, फैमिली की इज्जत बचाने के लिए फैमिली वालों ने खुद ही जो है वुमेन्स को क्या किया, मार दिया। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन्स नहीं बचाते, उनको नहीं मार देते, तो वुमेन्स को जो है वो दूसरे कम्युनिटी वाले लोग पकड़ के ले जाते, रेप करके उसको मार डालते या उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते। तो इस तरीके से भी सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे चिल्ड्रंस जो है वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुके। एंड यहाँ पे जो है दोनों साइड के माइग्रेशन में जब वो जाते हैं लोग, तो दोनों कम्युनिटी के लोगों को कोई भी पक्का मकान जो है वो नहीं मिलता। उनके जो शेल्टर्स हैं वो अपने देश में तो छोड़ के ही आना पड़ता है, पर वो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे भी उनके लिए कोई बेहतर फैसिलिटी नहीं थी। सो अगेन इन दैट केस लैक्स ऑफ पीपल बिकम रेफ्यूज, एंड उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा फॉर नॉट देन मंथ्स बट फॉर ईयर्स, राइट। एंड आपको देखने को मिलता है कि इतने बड़े पैमाने पे ये जो सारी चीज़ें हुई, उससे आहत होकर बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने ये चीज़ की कि भाई ये बहुत ही वायलेंट चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ये वो। बट अगेन देयर वाज सर्टेन आपके पोएट्स, राइटर्स जिन्होंने ये कहा कि ये कंट्री का पार्टीशन नहीं है, ये दो दिलों का पार्टीशन है। ठीक है, एक्चुअली ये एक दिल का पार्टीशन है दो टुकड़ों में। ऐसा बहुत सारे राइटर्स एंड बहुत सारे पोएट्स ने कहा कि ये कोई एक पर्टिकुलर लैंड का पार्टीशन नहीं है, ये पर्टिकुलर हार्ट का पार्टीशन है। आप एक हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। वैसी ही कंडीशन यहाँ पे उन्होंने बताई। The partition was not merely a division of properties, liabilities, and assets, or a political division of the country and administrative apparatus, but it goes divided financial assets, things like chamber, chairs, typewriters, paper clips, whose also musical instruments of the police band. एम्प्लॉयज तक को यहाँ तक डिवाइड किया गया है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो डिवीजन है वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था। सो अगेन इतनी छोटी से छोटी चीज़ें भी जो है यहाँ पे क्या की गई है, सेपरेट की गई है। एंड इस पार्टीशन से ऐसा माना जाता है कि ऑन रिकॉर्ड 80 लाख पीपल को माइग्रेशन करना पड़ा है, एंड करीब करीब 5 से 10 लाख लोग जो है वो मारे गए हैं इस पार्टीशन में। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ पार्टीशन 1947 में जो हुआ होगा, राइट। आज के टाइम में भी आपको 80 लाख लोग एक साथ पार्टीशन कर रहे हैं, वो भी 2-3 दिन के गैप्स में। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मिस मैनेजमेंट ये खड़ा कर सकता है। और ये तो 1947 का टाइम पीरियड था, आज से 75 साल पहले। तो तब के तो क्या ही हालात होंगे, यू कैन इमेजिन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्टीशन की वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो आए ही आए, बट उसके अलावा पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी आए। क्योंकि पार्टीशन जो था वो रिलीजियस बेसिस पे था, तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आ गया कि क्या अब इंडिया हिंदू कंट्री बन जाएगा? क्यों? क्योंकि तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली मुस्लिम कंट्री अपने आप को घोषित कर चुका था, तो इंडिया का क्या, राइट। यहाँ के अंदर मुस्लिम पॉपुलिटी अगर इंडिया में देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 1951 में करीब करीब 12% हुआ करती थी। और इसके साथ साथ देयर वर अदर सर्टेन माइनॉरिटीज, जिसमें सिख, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यूज लोग आते थे। तो अब इन लोग कम्युनिटीज का क्या, राइट। There were competing political interests behind this conflict. Muslim League was formed to protect the interests of Muslims in colonial India. It was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. मुस्लिम लीग बनी ही इसलिए थी ताकि मुस्लिमों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, मुस्लिमों के लिए एक अलग डोमिनेंट खड़ा कर सके। एंड इसके अंदर जो है आपको देखा जाता है, ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या अब हिंदूज जो है वो इंडिया को हिंदू नेशन में कन्वर्ट कर देंगे? बट बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया के अंदर जो है हर एक रिलीजन के लोगों को हर एक चीज़ें यहाँ पे जो है फुलफिल करने को मिलेगी। यहाँ पे हर एक जो पीपल होंगे, जो वो जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते होंगे, उस रिलीजन को वो फॉलो कर पाएंगे। इंडिया के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा कि भाई दिस इज द हिंदू नेशन, दिस इज द इस्लामिक नेशन, दिस इज द सिख नेशन, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया विल बी सेक्युलर नेशन। सो इंडिया यहाँ पे हर एक की फेथ को इम्पोर्टेंस देने वाले थे, एंड इक्वली यहाँ पे क्या करने वाले थे, उनको चेरिश करने वाले थे। सो दिस इज द आइडियल फॉर स्टैंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोग जो है अपने आप को एक सेक्युलर नेशन क्या करेंगे, घोषित करेंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पार्टीशन। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।
एंड अगेन बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल सके। एंड टू टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में विथ अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।